हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण कुमार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में, जो 1803 से 1806 के बीच में हुआ था। लास्ट वीडियो में हम मराठाओं के बारे में पढ़ रहे थे, किस तरह से मराठा राज्य का उदय होता है, किस तरह से छत्रपति शिवाजी जो हैं खुद को छत्रपति की उपाधि देते हैं और धीरे धीरे पेशवा पद जो है वो फ्रंट फुट पे आ जाता है। और पेशवा जो होते हैं जैसे बालाजी बाजीराव और अन्य पेशवा जो हुए, माधवराव, उन्होंने किस तरह से मराठा साम्राज्य को बहुत ही अधिक ख्याति दी, बहुत बड़े क्षेत्र में मराठा साम्राज्य को फैला दिया। और किस तरह से पानीपत का तीसरा युद्ध होता है और किस तरह से पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद जो रघुआ होते हैं, रघुनाथ राव, वो सूरत की संधि करते हैं। उसके बाद सालाबाई की संधि होती है, जिसके कारण प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हो जाता है। ये सारी बातें हम लास्ट क्लास में आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जाके पहले उसको देखिएगा, कंटिन्यूएशन में इसको देखिएगा। पूरी जो भारत के इतिहास की, आधुनिक इतिहास की क्लासेस हैं वो आपको प्लेलिस्ट में एक क्रम के अनुसार मिल जाएंगी। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1803 से 1806 के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध को समझने के लिए हमें समझना होगा कि 1803, चलिए 1800 को पकड़ के चलते हैं हम। 1803 में भारत की स्थिति क्या है, तभी हम इस युद्ध की स्थिति को समझ पाएंगे। देखिए 1803 में स्थिति यह है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद सालाबाई की संधि हो चुकी है। सालाबाई की संधि 1782 में होती है और उस संधि में ये डिसाइड किया जाता है कि अंग्रेज और मराठा शांति से एक दूसरे के साथ रहेंगे और जो है एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं बोलेंगे। साथ ही सालसेट द्वीप जो है वो अंग्रेजों को दे दिया जाता है और इस तरह से मराठा राज्य कुछ होता है। अगर हम बात करें 1803 की, ये ग्रीन कलर से जो दिख रहा है आपको मराठा राज्य है, यहाँ पर है पूना जहाँ पर पेशवा होते हैं। ये सतारा में छत्रपति हैं, नागपुर में भोसले हैं, इंदौर में होलकर हैं, ग्वालियर में सिंधिया हैं और बड़ौदा में है गायकवाड़। ये गायकवाड़, सिंधिया, होलकर, भोसले, पेशवा और छत्रपति, ये मराठा परिसंघ है जिसकी स्थापना बाजीराव ने करी थी। ये चीज़ें मैं मराठा साम्राज्य के अंतर्गत आपको बता चुका हूँ। तो कुछ मराठा साम्राज्य इस तरह का होता है। चलिए अवध में क्या स्थिति है। अवध 1801 में जब ये युद्ध होगा तो अवध ऑलरेडी लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि स्वीकार कर चुका है। बंगाल में क्या स्थिति है। बंगाल में बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ, इससे बहुत पहले, उसके बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ही अंग्रेजों के पास है। तो ये पूरा क्षेत्र तो अंग्रेजों का है, यहाँ की दीवानी उनके पास है, यहाँ से वो रिवेन्यू ले रहे हैं। 1801 आते आते सहायक संधि जो है अवध ने स्वीकार कर ली है बेलेजली की। यहाँ पे कौन है, गवर्नर जनरल है लॉर्ड बेलेजली। सहायक संधि क्या होती थी, सहायक संधि में होता था कि जो भी राज्य सहायक संधि स्वीकार करेगा, जैसे अवध ने सहायक संधि स्वीकार करी 1801 में। सबसे पहले सहायक संधि निजाम ने स्वीकार करी थी 1798 में। निजाम राज्य भारत में पहला राज्य था लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला। तो सपोज कीजिए निजामों ने सहायक संधि स्वीकार करी, इसका मतलब ये हुआ कि निजामों ने अपनी सेना को बर्खास्त कर दिया है और अब निजामों के राज्य में यानी हैदराबाद राज्य के अंतर्गत कौन रहेगी, अंग्रेजों की सेना रहेगी, वही युद्ध लड़ेगी। इसके अलावा उस सेना का खर्चा, जो अंग्रेजों की सेना निजामों के राज्य में रहेगी, उस सेना का खर्चा भी निजामों को ही देना होगा। साथ ही निजामों की जो शासन व्यवस्था है या निजामों का जो दरबार है, उसमें अंग्रेजों का एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा और वही कोई भी निर्णय उसके बिना नहीं लिया जा सकता। निजाम या अवध सहायक संधि स्वीकार करने के बाद किसी दूसरे राज्य के साथ ना तो युद्ध कर सकते हैं ना संधि कर सकते हैं। कुछ तो इस तरह से, एक तरह से देखें तो सहायक संधि एक घोड़ा है। कौन सा घोड़ा, जो हमने एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा था, अश्वमेध यज्ञ वाला घोड़ा। वो घोड़ा अगर कोई पकड़ लेता है तो उसे युद्ध करना पड़ता है, अगर उस घोड़े को कोई जाने देता है तो उसे अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ता है। तो 1801 में अवध राज्य सहायक संधि स्वीकार कर चुका है। निजाम 1798 में ऑलरेडी सहायक संधि स्वीकार कर चुके हैं। मैसूर राज्य जो सहायक संधि स्वीकार करने से मना कर देता है, उसमें अंग्रेजा मराठों के बीच में, अंग्रेज और मैसूर के बीच में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम यह होता है कि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद अंग्रेज एक अपने पसंदीदा व्यक्ति को मैसूर की गद्दी पर बैठाते हैं और उससे सहायक संधि पर हस्ताक्षर करा लेते हैं। तो देखिए स्थिति यह है कि मैसूर अंग्रेजों के कब्जे में है, निजाम अंग्रेजों के कब्जे में है, बंगाल अंग्रेजों के कब्जे में है, अवध अंग्रेजों के कब्जे में है। कर्नाटक वाला क्षेत्र तो पहले से ही अंग्रेजों के पास था। और यहाँ पे आप देखेंगे मद्रास प्रेसिडेंसी है और यहाँ पे मुंबई प्रेसिडेंसी है। तो बंगाल की प्रेसिडेंसी भी काफ़ी फल फूल चुकी है, काफ़ी बड़ी मात्रा में फैल गई है।
मद्रास की प्रेसिडेंसी में भी मैसूर और निजाम को अपने अंडर में ले लिया है। अब बचे हैं मराठा। तो ये सारा काम निपटाने के बाद अब अंग्रेज जो है मराठाओं की तरफ फोकस करते हैं और सन आ गई है 1803। तो 1803 में आंग्ल मराठा द्वितीय युद्ध होता है। कारण क्या उस चीज़ के रहते हैं, तो सालाबाई की संधि 1782 में हुई। उसके उसके कुछ समय बाद, इस संधि के कुछ समय बाद महादजी सिंधिया, जिन्होंने बार भाई परिषद का निर्माण करा था, किसके साथ मिलकर, नाना फर्नांडीज के साथ मिलकर। तो देखिए महादजी सिंधिया की 1795 में मृत्यु हो जाती है। माधवराव द्वितीय जो कि पेशवा पद पर बैठे हुए थे, उनकी भी 1795 में मृत्यु हो जाती है। और 1795 में इन दोनों की मृत्यु के बाद जो पेशवा बनता है वो है बाजीराव द्वितीय। और बाजीराव द्वितीय कोई और नहीं है, रघुनाथ राव का पुत्र है। ये वही रघुनाथ राव है जिसके कारण प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1775 से 1782 तक, क्योंकि इसने अंग्रेजों के साथ पेशवा बनने के लिए सूरत की संधि करी थी। ये बातें मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ। तो इसी का पुत्र रघुनाथ राव तो कभी पेशवा बन नहीं पाया, इसको तो पेंशन पर अंग्रेजों ने रख दिया था, लेकिन इसका पुत्र बाजीराव द्वितीय जो पेशवा बनता है। लेकिन और बाजीराव द्वितीय जो था वो एक अच्छा पेशवा नहीं था, उसके पास जो था अनुशासन की बहुत कमी थी। तो अनुशासन को कौन चला रहा था, अनुशासन से राज्य चला रहे थे महादजी सिंधिया और नाना फर्नांडीज। नाना फर्नांडीज की भी 1800 में मृत्यु हो जाती है। और जब नाना फर्नांडीज की मृत्यु हो गई, महादजी सिंधिया की मृत्यु हो गई, तो बार भाई परिषद जो है भंग हो जाती है और शासन जो है वो अब अनुशासित नहीं रहता है। मराठा साम्राज्य जो है अब अनुशासित नहीं रहता है। जब मराठा साम्राज्य अनुशासित नहीं है तो एक घटना घटती है। क्या घटना घटती है, पूना में जो पेशवा बैठा हुआ है, कौन, बाजीराव द्वितीय, वो ग्वालियर के सिंधियाओं के साथ मिलकर, ग्वालियर में कौन था सिंधिया में उस टाइम, दौलत राज सिंधिया, ग्वालियर के दौलत राज सिंधिया के साथ मिलकर इंदौर में जो होलकर हैं, जसवंत होलकर, उनके भाई की हत्या कर देता है। कौन, पूना में बैठा हुआ एक, ये दोनों मिलके इनको दबाना चाहते हैं, होलकर को दबाना चाहते हैं, होलकर से इनकी बन नहीं रही है। तो पूना में बैठा हुआ बाजीराव द्वितीय ग्वालियर में बैठे हुए दौलत राव सिंधिया के साथ मिलकर होलकर पे बैठे हुए जसवंत होलकर के भाई की हत्या कर देता है। ये बात आप समझ लीजिए। इन दोनों ने मिलके इसके खिलाफ, होलकर के खिलाफ षड्यंत्र रचा और होलकर के भाई की हत्या कर दी। ये घटना घट जाती है सन 1801 में। जब ये घटना घटती है तो उसके बाद होता है क्या, देखिए मैंने लिखा भी है कारण क्या था युद्ध का। पेशवा जो है बाजीराव द्वितीय और दौलत राव सिंधिया जो है वो मिलकर जसवंत होलकर के भाई की हत्या कर देते हैं। और जसवंत होलकर बदले में क्या करेगा, तो जसवंत होलकर पूना पर हमला कर देता है और पूना पर कब्जा कर देता है। मतलब बाजीराव द्वितीय को पेशवा के पद से हटा देता है और पूना पर कब्जा कर लेता है। अब जैसे बाजीराव द्वितीय के पिताजी, कौन, रघुनाथ राव रघुआ, अंग्रेजों के पास मदद मांगने गए थे, वही रणनीति बाजीराव द्वितीय अपनाता है, क्योंकि बेटा तो उन्हीं का है ना। तो बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के पास जाता है और कहता है कि भाई अंग्रेजों, यानी अंग्रेज कौन, ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स तो मौके की तलाश में रहते हैं। अंग्रेजों के पास जाता है और कहता है कि भाई, अंग्रेजों से मिला और बोला कि भाई 1802 में कि मेरी मदद कीजिए और मुझे पेशवा बनने में मदद कीजिए। अंग्रेज तो मौके की तलाश में थे, उसने बोला ठीक है हम आपको पेशवा बनने में मदद कर देंगे, लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा, वही जो सबसे करा रहे हैं, बेले जिले की सहायक संधि आपको भी स्वीकार करनी पड़ेगी। तो बाजीराव द्वितीय बोलता है ठीक है मैं बेले जिले की सहायक संधि स्वीकार करूंगा, लेकिन मेरी पेशवा बनने में मदद कीजिए। तो ठीक है, पेशवा बनने में मदद करेंगे। तो लॉर्ड बेलेजली और बाजीराव द्वितीय के बीच में एक संधि होती है, इसे बसीन की संधि कहते हैं। देखिए संधियों का क्रम जो मैं आपको इस पूरी सीरीज में, मराठा सीरीज में पढ़ा रहा हूँ, संधियों का क्रम आप याद रखेंगे। संधियों का क्रम एग्जाम में पूछा जाता है। हालांकि इस सीरीज के यानी मराठा साम्राज्य के जब अंत हो जाएगा उसके बाद में सभी संधियों को एक कंपाइल करके एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा। बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में बसीन की संधि होती है। बाजीराव द्वितीय बोलता है कि मैं सहायक संधि स्वीकार करता हूं और इसके साथ ही, सहायक संधि स्वीकार करने के साथ साथ ही अब युद्ध होगा। युद्ध होने का तो सेना का खर्चा उठाने का वादा करता है बाजीराव द्वितीय और सूरत का क्षेत्र भी अंग्रेजों को दे देता है। क्या क्या करता है, सहायक संधि स्वीकार कर लेता है, सेना का खर्चा देने के लिए मान जाता है और सूरत का क्षेत्र भी दे देता है। सेना खर्चा कहाँ से देगा, तो सूरत का क्षेत्र जो है पूरा वो अंग्रेजों को दे देता है। अब होता है हमला। किस में हमला होता है, तो देखिए एक तरफ कौन है, एक तरफ है अंग्रेज और अंग्रेजों के साथ कौन है, बाजीराव द्वितीय। अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय मिलकर, अब पूना में कौन बैठा हुआ है, तो मैंने आपको बताया पूना में बैठा हुआ था होलकर। होलकर बाद में सम्मिलित होता है, लेकिन जो मराठा परिसंघ है उसमें सिंधिया भोसले भी हैं। तो सिंधिया और भोसले पर हमला कर देते हैं अंग्रेज बाजीराव द्वितीय के साथ मिलकर, और होलकर भी बाद में इसमें शामिल हो जाता है। तो सिंधिया भोसले और होलकर के बीच में, जो कि मराठा परिसंघ है, मराठा सरदार हैं, सिंधिया भोसले होलकर के बीच में और अंग्रेजों के बीच में
युद्ध होता है जिसे कहा जाता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। अंग्रेजों की साइड में है बाजीराव द्वितीय, ठीक है। और ये युद्ध चलता है 1803 से लेकर 1806 तक। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि गायकवाड़ इस युद्ध में सम्मिलित नहीं थे। जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ उसमें सिंधिया थे, होलकर थे, भोसले थे, और सिंधिया, होलकर, भोसले मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन बड़ौदा के गायकवाड़ इस युद्ध में सम्मिलित नहीं थे। ये बात आप याद रखेंगे। होलकर बाद में सम्मिलित हुए थे, शुरू में सिंधिया और भोसले थे। तो एक पार्टी में सिंधिया, होलकर और भोसले हैं, दूसरी पार्टी में पेशवा यानी बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज हैं, और पूना में युद्ध हो रहा है। ये तीन एक तरफ, वो दो एक तरफ, और बड़ौदा के गायकवाड़ इस युद्ध में सम्मिलित नहीं होते हैं। युद्ध का नाम है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। जब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है और उसमें क्या होता है, मराठाओं की हार हो जाती है, क्योंकि अंग्रेज अब बहुत शक्तिशाली हो चुके हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अंग्रेजों का कितना बड़ा राज्य हो चुका है। निजाम उनके अंडर में है, मैसूर उनके अंडर में है, पूरा उत्तर भारत उनके अंडर में आ गया है। तो अंग्रेज अब शक्तिशाली हो गए हैं। तो देखिए, ऑलरेडी उन्होंने एक संधि तो कर ली है, किसके साथ, बाजीराव द्वितीय के साथ उन्होंने एक संधि कर ली है, जिसका नाम क्या था, देखिए मैंने अभी आपको पीछे बताया, बाजीराव द्वितीय के साथ वो संधि करते हैं, बसीन की संधि, और इस बसीन के संधि के बाद ही वो मराठाओं पर हमला करते हैं। तो बाजीराव द्वितीय के साथ तो संधि हो गई, लेकिन युद्ध में हारा कौन, युद्ध में हारा सिंधिया, भोसले और होलकर। तो सिंधिया, भोसले और होलकर के साथ भी अब अंग्रेज संधि करेंगे, क्योंकि अंग्रेज कोई भी मौका छोड़ेंगे नहीं सहायक संधि स्वीकार कराने का, क्योंकि उनका मकसद ही है सहायक संधि से पूरे भारत पर अपना आधिपत्य जमा देना। तो अलग अलग मराठा सरदारों के साथ अलग अलग संधियां की जाती हैं। इंपॉर्टेंट है इनका क्रम और किसके साथ कौन सी हुई, ये बात भी आप याद रखेंगे। तो देखिए, सिंधियाओं के साथ सैसे सिंधिया, सैसे सुरजी। सिंधिया के साथ अंग्रेज सुरजी अर्जुन गांव की संधि करते हैं 1803 में। सबसे पहले सिंधिया के साथ संधि करी जाती है सुरजी अर्जुन गांव की संधि, जो अंग्रेजों और सिंधियाओं के बीच में हुई थी। उसके बाद 1803 में ही देव गांव की संधि करी जाती है भोसले और अंग्रेजों के बीच में। गांव हैं जो सैसे गांव हैं वो सिंधियाओं के साथ है, और जो गांव सैसे नहीं है देव गांव, वो भोसले के साथ है। भोसले के साथ देव गांव की संधि, सिंधियाओं के साथ सुरजी अर्जुन गांव की संधि, और बच गए होलकर। तो होलकर के साथ होती है राजपुर घाट की संधि। राजपुर घाट की संधि 1804 में। क्रम याद रखेंगे आप, सुरजी की संधि, देवगांव की संधि और राजपुर घाट की संधि किसके साथ करी गई, तो सुरजी अर्जुन गांव की संधि अंग्रेज और सिंधियों के बीच में हुई, देवगांव की संधि भोसले और अंग्रेजों के बीच में हुई, और राजपुर घाट की संधि होलकर और अंग्रेजों के बीच में हुई। और संधि में हुआ क्या, तो संधि में क्या होना था, संधि में वही हुआ कि सभी मराठा सरदारों ने अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। सहायक संधि क्या, मैं आपको बता चुका हूं, अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार कर लेना। अंग्रेजों की सेना ही अब इनके राज्य में रहेगी, और सेना खर्चा भी यही उठाएंगे, और ये ना तो किसी के साथ युद्ध कर सकते हैं, ना किसी से संधि कर सकते हैं, और अंग्रेजों का एक रिप्रेजेंटेटिव इनके दरबार में रहेगा, और उसके बिना कोई भी निर्णय ये नहीं ले सकते। तो एक तरह से ये अंग्रेजों का आधिपत्य या गुलामी स्वीकार कर लेने जैसा ही है। तो तीनों मराठा सरदारों ने, किन्होंने, सिंधिया ने, भोसले ने और अंग्रेजों ने संधियां करी। सिंधियाओं ने, भोसले ने और होलकर ने संधि करी, और गायकवाड़ इस युद्ध में सम्मिलित ही नहीं हुए थे, तो गायकवाड़ के साथ कोई संधि नहीं हुई। गायकवाड़ अभी भी वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। गायकवाड़ आगे आएंगे, अभी गायकवाड़ का इस युद्ध में, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में कोई रोल नहीं है। और इस तरह से 1806 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो जाता है, और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप कहिए पूरे मराठा साम्राज्य पर आधिपत्य हो जाता है अंग्रेजों का। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। जब पूरे क्षेत्र पर आधिपत्य हो ही गया, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की जरूरत पड़ी क्यों, तो देखिए, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कुछ नहीं था, बस एक बगावत का युद्ध था। परेशान हो गए थे सारे मराठा, ना उनके पास राज्य था, ना उनके पास कोई उनको कर मिल रहा था, ना वो सेना रख सकते थे, ना वो निर्णय ले सकते थे। इतने अधिक परेशान हो गए थे, तो उन्होंने एक बगावत कर दी। इसीलिए इसको तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध को एक बगावत का युद्ध कहा जाता है, जो 1817 से चल के 1818 केवल एक साल चला। तो अगली क्लास में हम जानेंगे कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के क्या कारण थे, और इस युद्ध के बाद क्या संधियां हुई, और बाजीराव द्वितीय, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो अंतिम पेशवा था, किस तरह से उसको पेशवा पद से हटा दिया गया, और किस तरह से बाजीराव द्वितीय पेशवा पद को छोड़कर किस तरह से वो कानपुर उसको भेज दिया गया। तो वो सारी बातें हम अगली क्लास में चलेंगे, और ये भी जानेंगे कि इस युद्ध में, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पिंडारियों का क्या रोल था, और पिंडारी कौन होते हैं। तो मेरे साथ इस सीरीज को देखते रहिए, रोज एक वीडियो आती है आधुनिक भारत के इतिहास की। अगर आपको कुछ भी पसंद आ रहा है, कुछ भी अच्छा लग रहा है, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। अगर आप इन नोट्स को खरीदना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स। जय हिंद, जय भारत।